हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अगर ये वीडियो अभी आप देख रहे हो ना तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि आरएम अभी कौन देखेगा? आरएम तो एक दिन एग्जाम के पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन एग्जाम के पहले। अभी तो ये वीडियो देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सबको बधाई, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो एग्जाम हुआ था मई 2022 में, तो उसमें मैंने 66 स्कोर कैसे लाया था रिस्क मैनेजमेंट में। अभी कौन सा इलेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए, ये इसका एक अलग वीडियो बन सकता है। तो जिन लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो एंड तक देखो। आपको जरूर एग्जाम्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्शन कैसे लाया जाता है और कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आई विल टेल यू माई स्ट्रेटेजी, हाउ आई डिड एंड हाउ आई स्टडीड फॉर द रिसेंटली कंक्लूडेड May 2022 एग्जामिनेशंस। एंड अगर आपको उसमें से कोई भी टिप अच्छी लगती है तो यू कैन अप्लाई इट एंड स्टार्ट अप्लाइंग इट इनफैक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है, रीड द मॉड्यूल एंड कीप अंडरलाइनिंग एवरीथिंग। तो बेसिकली मैंने एक गलती की थी जब दिसंबर 21 में मैंने एग्जाम दी थी। मुझे 58 आया था, जस्ट एग्जाम्शन मिस हुआ था मेरा। तो मैंने मॉड्यूल तो रीड किया था लेकिन मैंने कुछ अंडरलाइन ही नहीं किया खुद का। तो क्या हुआ प्रॉब्लम, बाद में एग्जाम में जब कोई एमसीक्यू या फिर कुछ ऐसा अटक गया ना, तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स जो होते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट लाइन अगर आईसीए ने पूछा है, कोई इंपॉर्टेंट एक लाइन पकड़ के उसका एमसीक्यू बनाए, तो वो मेरे हाईलाइट हुआ ही नहीं मुझसे, क्योंकि मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं किया था। बस मॉड्यूल पढ़ते गया, एक बार पढ़ के छोड़ दिया था मैंने। तो मैं आप सबको बोलूंगा ये गलती प्लीज आप मत करो। एक बार मॉड्यूल पढ़ो, इतना सा तो मॉड्यूल है रिस्क मैनेजमेंट का। तो सुबह अगर आप एवरीडे भी 20 डेज भी लेते हो, एवरीडे 1.5 आवर इन द मॉर्निंग, गेट अप, हैव सम टी एंड चाय पीते पीते रिस्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल पढ़ लिया और अंडरलाइन कर लिया। आपको ऐसा गिल्ट भी नहीं आएगा बाद में कि यार ओपन बुक का मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं किया है। आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि हाँ भाई, मैंने रिस्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल पढ़ना शुरू किया है और मैं सारे कॉन्सेप्ट अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट वॉज रीड द मॉड्यूल एंड कीप अंडरलाइनिंग थिंग्स। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने अभी बताया कि डोंट मिस ऑन द पैराग्राफ्स। अभी आपने मॉड्यूल में कैसे दिया है, ऐसे बहुत पेजेस होंगे कि जहाँ पे हेडिंग बोल्ड की है, मतलब एक पॉइंट, एक पैराग्राफ है, एक हेडिंग है, उसके नीचे 6 हेडिंग है, 6 हेडिंग को उन्होंने बोल्ड किया है डार्क ब्लू कलर में। तो हमें लगता है कि हाँ यही इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे इतने बड़े बड़े 2 पैराग्राफ रहेंगे, तो हम बोलेंगे हाँ पैराग्राफ है, लाइन 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 पढ़ के छोड़ दिया। लेकिन दिस इज द ट्रैप। वो लाइन, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं ना, उसमें से कोई भी एक लाइन उठा के उसका एमसीक्यू बनाते हैं। और एग्जाम के टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि हम थोड़ी ना वो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ते बैठने वाले हैं, हम तो बस हाईलाइटेड और बोल्ड चीज़ें ही पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ, डोंट मिस ऑन द पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में भी हाईलाइट की और कीवर्ड्स होते हैं, जैसे रिस्क रिपोर्टिंग, रिस्क रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, एग्जाम्पल मतलब रिपोर्ट में बता रहा हूँ। तो ये वर्ड्स का आपको कोई हेडिंग नहीं मिलेगा, ये आपको पैराग्राफ के अंदर छुपे हुए मिलेंगे। तो अगर आपने पहले से, जैसे मैंने बताया था, सुबह उठ के रीडिंग करते टाइम मॉड्यूल में भी पैराग्राफ्स को भी अगर अंडरलाइन करते हो ना, तो आपको एग्जाम में उसका बहुत फायदा होगा। आगे मैं एक डिस्कस करूंगा एक एमसीक्यू जो अभी मैं 2022 का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट है कि केस स्टडी डाइजेस्ट। जो आईसीआई केस स्टडी डाइजेस्ट निकलता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 केस स्टडीज होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार आपका मॉड्यूल पढ़ के पूरा हो गया तो उसके बाद यू कैन गो थ्रू द केस स्टडी के सारे केस स्टडीज। बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एक ही बार करना है तो अच्छे से कर लो। क्योंकि अगर क्या पता सेम एमसीक्यू सेम केस स्टडी डाइजेस्ट एग्जाम में आ जाए और आपको क्लिक हो जाए कि अरे हाँ ये मैंने पढ़ा था। ऐसे होने के चांसेस ज़्यादातर कम होते हैं, लेकिन 0 भी नहीं होते, आ भी सकता है। तो एक बार केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ लो। और मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मतलब बोलते हैं लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, लेकिन ये देखो ऑनेस्टली अभी पैटर्न चेंज हुआ है कुछ साल पहले। तो आईसीएआई के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नए नए फ्रेम करके पूछने के लिए। उनका ऐसे सिचुएशन बिल्कुल नहीं कि अरे नए क्वेश्चंस ही नहीं है अभी हमारे पास, तो एक काम करते हैं पुराने क्वेश्चन वालों का ही उठा के यहाँ डाल देंगे। उनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है क्वेश्चन, भले ही मॉड्यूल इतना है लेकिन क्वेश्चंस बनाने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आपको केस स्टडी डाइजेस्ट से ही पता चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके कैसा है कि इट वोंट ऐड एनी वैल्यू, लेकिन अगर फिर भी आपको देखना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, फिर एग्जाम क्वेश्चन पेपर का अलग ही एक वेट रहता है कि अरे हाँ ये एग्जाम क्वेश्चन था, तो उसके लिए आप देख सकते हो। लेकिन डोंट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, निग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम क्वेश्चन बीइंग रिपीटेड इन योर एग्जाम। सो फोकस मोर ऑन द न्यू क्वेश्चंस लाइक केस स्टडी डाइजेस्ट, आरटीपी आता है, हाँ शायद आरटीपी होता है रिस्क मैनेजमेंट का, तो आरटीपी कर लो। ठीक है, या फिर नहीं होता है, कंफ्यूजन हो रहा है आरटीपी या एमटीपी में से, इसमें से एक कुछ तो नहीं होता है,
तो उस पर अच्छे से फोकस कर लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट 1 टेस्ट पेपर। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट का पेपर आपको भी पता है, या फिर कोई भी इलेक्टिव का पेपर 4 घंटे का रहता है और बाकी के सारे पेपर्स 3 घंटे के रहते हैं। तो वी आर नॉट यूज टू गिविंग दैट 1 extra hour in the exam. We are not used to, our body is not used to, our mind is also not used to sitting in the exam hall for 4 consecutive hours. So एक एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर लो, कोई भी पुराना, या फिर क्वेश्चन केस स्टडी डाइजेस्ट में से कोई भी 4-5 क्वेश्चन उठाओ और एट अ स्ट्रेच 4 घंटे बैठ के सॉल्व करके लिखने की प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में जो फील आएगा ना वहाँ पे, अरे यार 4 मतलब बॉडी जवाब देना शुरू कर रही है, हाथ जवाब देना शुरू कर रहा है, हाथ दुख रहा है, वो सब अवॉइड होगा अगर एटलीस्ट आप एक बार एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके पूरा देखोगे तो। एंड वन मोर थिंग, पॉइंट नंबर 5 इज SFM मॉड्यूल। आपको भी पता है SFM में से 2 चैप्टर्स आते हैं, बुक SFM में से 2 चैप्टर्स है जो रिस्क मैनेजमेंट के पेपर में भी टेस्ट किए जाते हैं। तो डोंट इग्नोर कि अरे हाँ SFM पढ़ लिया हो गया मेरा। अगर SFM में भी आपको पॉसिबल है तो वो दो चैप्टर है ना, तो उसको जाओ और वहाँ पे भी अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया था, रिस्क मैनेजमेंट के मॉड्यूल को पॉइंट्स को तो आपको अंडरलाइन करना ही है, लेकिन यहाँ के SFM के जो 2 चैप्टर होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, 2-3 चैप्टर RM के एग्जाम में आते हैं, तो RM का भी आपको जाके अंडरलाइन करना है, क्योंकि श्योर शॉट आपको एग्जाम में SFM के मॉड्यूल से क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नो डाउट, लेकिन MCQ वगैरह में कैसा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होकर कोई फायदा नहीं है, आपको SFM का मॉड्यूल खोल के वो चैप्टर में जाके पेजेस पलट के ही देखना पड़ने वाला है। तो अंडरलाइन किया होगा तो बेटर। फिर एक काम करते हैं, एक केस स्टडी देखते हैं जो भी मई 2022 में आया था, उसमें से बस एक MCQ सॉल्व करके देखते हैं। चाहे तो अभी मई 2022 का एग्जाम हुआ था, वो अभी खोल लो क्वेश्चन पेपर, उसमें से एक MCQ सॉल्व करते हैं। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि कैसे अलग अलग टाइप के MCQ पूछते हैं ये, तो अगर उससे आपका एक मिसकंसेप्शन भी हट जाएगा। तो एक 1.2 आई एम रीडिंग द MCQ नंबर 1.2 फ्रॉम द मई 2022 एग्जाम रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर, यू कैन ऑल्सो ओपन इट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार एक काम करता हूँ ना, डायरेक्टली केस स्टडी खोलता हूँ, केस स्टडी पढ़ता नहीं हूँ, डायरेक्टली MCQ पे आता हूँ, MCQ में से कुछ तो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आजकल ऐसे है ना, थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। दे इम्पेल यू एंड मेक इट कंपल्सरी फॉर यू टू रीड द केस स्टडी। इफ यू डोंट रीड द केस स्टडी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और MCQs। सो अभी क्वेश्चन ऐसा है 1.2 फर्स्ट केस स्टडी, इन द टास्क गिवन टू अब्दुल ही वुड नॉट कंसिडर। इन द टास्क गिवन टू अब्दुल ही वुड नॉट कंसिडर। अभी कौन सा टास्क दिया है, केस स्टडी में दिया है, तो आपको केस स्टडी जाके पढ़ना ही पड़ेगा। तो केस स्टडी इतना बड़ा है, 2-2.5 पेजेस का है, तो उसमें से अब्दुल आपको नाम ढूंढना ही पड़ेगा। तो वो उतना हेल्प करते कि ऐसे अब्दुल नाम हमारे एग्जाम में तो बोल्ड किया था, तो अब्दुल का पैराग्राफ मिल गया। तो मैं ऊपर गया, केस स्टडी में गया, तो मुझे अब्दुल मिल गया। तो एक पेज पे डाउन नीचे आपको दिखेगा, द रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट मिस्टर बोस एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग एन इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच एंड फर्दर सजेस्टेड टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज। दिस टास्क वाज गिवन टू अब्दुल। तो अब्दुल को क्या टास्क दिया गया है, टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज। और नीचे क्वेश्चन MCQ में क्या पूछा है, MCQ पूछता है कि द टास्क गिवन टू अब्दुल, जो उसको टास्क दिया गया है, MD ने दिया है, तो ही विल नॉट कंसिडर व्हाट। तो 4 ऑप्शन है, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑन द बिजनेस वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि यार इसका आंसर मैं कैसे ढूंढूं। तो एक बार वापस वो पैराग्राफ पढ़ते हैं कि उसको अब्दुल को एग्जैक्टली क्या काम दिया है। He has been given the emphasize the importance of adopting a integrated risk management approach and further suggested to conduct a comprehensive risk evaluation exercise। तो आपको ये काम आएगा अभी मैपिंग शीट्स। तो एग्जाम में मैंने दो मैपिंग शीट लेके गया था, क्योंकि एक मैपिंग शीट इज इनफ, बट हो सकता है कि इसमें शायद कुछ तो मिसिंग हो। जो मैपिंग शीट जिसने भी बनाया है उसमें शायद उसका कुछ मिस हो गया, वो इसमें मिल सकता है, हु नोस। इट कैन सेव यू, कैन गिव 2 मार्क्स, इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 58 एंड 60, जो मेरा हुआ था ना, 2 मार्क का डिफरेंस भी बहुत है। तो अभी इसमें उसको एक्सरसाइज दिया गया है टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज, ये वर्ड की वर्ड मुझे मिल गया। तो मुझे सबसे पहले एग्जाम में क्या काम करना है कि कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं है, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया कि अब्दुल इन 4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जो नहीं करेगा, तो क्या करेगा ये मुझे कहाँ मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज, मैं मैपिंग शीट खोलता हूँ, मैं रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज देखता हूँ, तो मुझे RRRR में रिस्क इवैल्यूएशन मिल जाता है। तो मैंने पहले से अभी वीडियो के लिए ढूंढ के रखा है कि मुझे वो 2.26 पेज पे मिलेगा रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो यू कैन ऑल्सो ओपन योर RM मॉड्यूल एंड यू विल फाइंड 2.26 पेज नंबर पे जाऊंगा मैं अगर।
तो 2.26 पेज नंबर पे अगर मैं गया तो वहां पे एक टेबल दिया है रिस्क रेटिंग का, तो उसके नीचे ही एक लाइन है रिस्क इवैल्यूएशन शुड कंसिडर 4 पॉइंट दिए, और हमारे एमसीक्यू में भी 4 पॉइंट है, तो उसमें से जो एक पॉइंट गलत लिया है एमसीक्यू में, जो क्वेश्चन पेपर में, दैट इज आवर आंसर। तो ऐसे मिल गया। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर डायरेक्ट एमसीक्यू आता है तो दैट इज नॉट द केस। मुझे क्या करना पड़ा इस एमसीक्यू के लिए, एक 2 मार्क के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पहले क्वेश्चन पढ़ा मैंने, फिर मैंने ऊपर जाके एमसीक्यू जो केस स्टडी डाइजेस्ट दिया है, केस स्टडी दिया है, वो केस स्टडी पढ़ा। केस स्टडी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अब्दुल को क्या टास्क दिया है, तो जो टास्क दिया है दैट इज अ कीवर्ड। ऑलवेज द टास्क गिवन टू अब्दुल वो कीवर्ड है। द कीवर्ड वाज रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो मैंने एमसीक्यू केस स्टडी अपना जो मैपिंग शीट है उसमें जाके मैंने ढूंढा, मैपिंग शीट से मैं पेज नंबर पे गया, पेज नंबर पे जाने के बाद मुझे तुरंत आंसर मिल गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज ये लिखा ही है 6-7 जगह पे, ऐसा भी हुआ है, एग्जाम में होता है कि एक ही कीवर्ड यू विल फाइंड इट ऑन वेरियस पेजेस, तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड एवरी पेज पे आपको देखना है कि कहीं पे लिखा है क्या, कहीं पे लिखा है क्या, कहीं पे लिखा है क्या। लेकिन यहाँ पे तो रिस्क इवैल्यूएशन एक्सरसाइज 2.26 पे मुझे इजीली मिल गया। तो दैट इज देयर। वन मोर एमसीक्यू वी विल डू। केस स्टडी डाइजेस्ट 3 खोल लो, केस स्टडी नंबर 3 खोलो, उसमें से ही, सॉरी मेरा बुक मुझे मिल नहीं रहा था रिस्क मैनेजमेंट का, इसलिए मैंने लैपटॉप पे ही खोला है। तो ये केस स्टडी नंबर 3 इन द क्वेश्चन पेपर 3.4 MCQ, or report on the management of the significant risk of the organization and assurance on this risk being managed within the acceptable limits as laid down by the board of director is। सबसे पहले आपको ये पढ़ के कि या क्या है, मतलब अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा एमसीक्यू पढ़ना, क्या बोलते हैं, केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ना जरूरी है केस स्टडी की डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ठीक है एक बार वापस पढ़ता हूँ। और रिपोर्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अश्योरेंस on this risk being managed within the acceptable limits as laid down by the board of directors is। 4 ऑप्शन है, रिस्क रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये 4 ऑप्शन जो दिए ना, रिस्क रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, इन 4 में से कुछ तो आंसर है। और आपने अगर एक भी बार अपना आरएम का मॉड्यूल पढ़ा होगा या फिर इफ यू हैव गॉन थ्रू द मैपिंग शीट, तो आपको पता चल जाएगा कि रिस्क रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ये सारे वर्ड्स मुझे कीवर्ड्स लग रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स मुझे मैपिंग शीट में मिलने ही वाले हैं। तो मैं अगर मैपिंग शीट खोलता हूँ तो रिस्क रिपोर्ट खोलता हूँ मैं, तो आर में जाता हूँ मैं, आर रिस्क रिपोर्टिंग, पेज नंबर 5.8 पे मुझे रिस्क रिपोर्टिंग मिल गया। पहला ऑप्शन देख रहा हूँ एमसीक्यू का, 5.8 पे गया मैं, रिस्क रिपोर्टिंग, ठीक है। मुझे यहाँ पे रिस्क रूल ऑफ एंटरप्राइज वाइड स्ट्रेस टेस्टिंग दिख रहा है, नीचे रिस्क रिपोर्टिंग दिख गया मुझे, पेज नंबर 5.8 पे रिस्क रिपोर्टिंग दिख गया। द स्ट्रेस टेस्टिंग रिजल्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू रिपोर्ट लेवल्स ऑफ द रिस्क इन द बिजनेस एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल वगैरह वगैरह, ये कुछ तो लिखा है, लेकिन इसका मेरे क्वेश्चन से कुछ मैच नहीं हो रहा है। रिपोर्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एश्योरेंस, नहीं, ये लाइन अलग है, वो लाइन अलग है, तो ये अपना आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कंप्लायंस रिपोर्ट, तो मैं सी में गया, तो कंप्लायंस रिपोर्ट अभी मुझे मैपिंग शीट में ढूंढने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है, तो स्टिल वी हैव 2 ऑप्शंस टू गो। सो मैं देखता हूँ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मुझे कहाँ मिलता है क्या, तो मैं आई में गया, इंटरनल ऑडिट मुझे मिला, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं मिल रहा है मुझे, इंटरनल ऑडिट मिला 7.8 पेज नंबर पे मिला है। सेवन पॉइंट 8 पे मिला है मुझे इंटरनल ऑडिट, तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ये मिला है मुझे। मैं एग्जाम में हूँ, ऐसा आप इमेजिन करो कि मुझे वो लाइन जो क्वेश्चन में दिया वो मैच करना है, तो मैं नीचे आया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ढूंढना है, क्योंकि मेरा ऑप्शन नंबर 3 इज इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो मुझे 7.9 पे पहला पैराग्राफ में मिल गया है कि देयरफॉर द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एश्योरेंस इज ऑन दिस रिस्क बीइंग मैनेज्ड विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स एज लेड डाउन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो इट इज एग्जैक्टली मैचिंग माय क्वेश्चन, तो मेरा वो आंसर है सी, 3.4 का आंसर सी है। तो इस केस स्टडी के लिए, ये एमसीक्यू के लिए मुझे पूरा केस स्टडी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मैं फिर भी जैसा पहला लॉजिक लगाते हैं, जो पहले एमसीक्यू हमने देखा कि अरे नहीं, तेजस ने बोला है कि केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ना जरूरी है, केस स्टडी पढ़ना जरूरी है, तो नॉट नेसेसरी।
जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, यू हैव 15 मिनट्स इन हैंड बिफोर हैंड द एग्जाम स्टार्ट्स। तो पहले एक बार देख लो कि आपको एग्जैक्टली कौन सा एमसीक्यू एक तो सॉल्व करना है, कौन सा केस स्टडी सॉल्व करना है, 4-5 में से 4 सॉल्व करना है, कोई तो एक सॉल्व नहीं करना है। तो आप उसी टाइम पे एक अंदाज लगा लो कि हाँ ये केस स्टडी में मुझे केस स्टडी पढ़ना जरूरी है, ये केस स्टडी में मुझे केस स्टडी पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको भले भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन वी डिड द आंसर बाय द ऑप्शन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो ये भी एक मेथड है एमसीक्यू सॉल्व करने का, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हर एक एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे। तो थोड़ा आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, जो कि आप मॉड्यूल पढ़ के आपको आ जाएगा। तो मटेरियल टू कैरी, ये कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑन मटेरियल टू कैरी, बट आई वुड सजेस्ट टेक 2 to 3 गुड मैपिंग शीट्स विथ यू, जिस पे आपका हाथ बैठा है और जिस पे विच यू हैव कंफर्टेबल विथ, मतलब आपने 2-3 बार तो देखा है वो, एक नहीं 2 से मिनिमम 2 यू शुड टेक मैपिंग शीट्स ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज, ऑफ डिफरेंट पर्सन्स हु हैव मेड द मैपिंग शीट, बिकॉज एक पेज नंबर भी इधर का उधर हुआ ना, इट कैन कॉस्ट यू अ एग्जाम्शन। सो 2-3 लेके जाओ। बाकी एसएनएम मॉड्यूल कंपलसरी है, आईसीए का आरएम का मॉड्यूल इज कंपलसरी, और ये छोड़ के एनीथिंग यू टेक विथ यू इज इन योर हैंड। मतलब अगर आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि यहाँ से आ सकता है, वहाँ से आ सकता है, लेकिन ये 3-4 चीज़ें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और इसी की वजह से मुझे एग्जाम्शन आया था। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया आंसर, मुझे सारे आंसर्स अपने मॉड्यूल से ही मिले थे, और मुझे इस अटेम्प्ट में 66 आया था। तो सारा कुछ मॉड्यूल में ही होता है, लेकिन यू नीड टू कीप योर माइंड कूल। ठीक है, तो आरएम के लिए बस इतना ही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ये तो सब सुन लिया, लेकिन देखते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो ये सबसे बड़ी गलती करोगे आप कि एग्जाम के टाइम पे देखना। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आरएम छोड़ के भी बाकी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके बाकी होंगे, बहुत सारा पढ़ाई बाकी है, लेकिन एवरी डे इफ यू गिव एटलीस्ट 1 hour, नॉट मोर, 1 hour, सुबह 6 बजे बैठ रहे हो तो 6 से 7, 8 बजे उठते हो तो 7:30 से 8:30, 1 घंटा दिया ना आरएम को, तो आपका सेकंड ग्रुप का एग्जाम्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा एक सब्जेक्ट में, और उसकी वजह से आपका एग्रीगेट और सेट ऑफ और एनीथिंग, मतलब इट इज़ बेनिफिशियल ओनली। तो मेरी बात मानो तो आरएम को एंड तक मत खींचो, और आरएम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी मत दो अभी। आरएम को 1 घंटा इज सफिशिएंट, ज़्यादा डिमांड नहीं है इस सब्जेक्ट की। 1 good hour इन द मॉर्निंग और एनी टाइम ऑफ द डे इज़ गुड, बट एग्ज़ाम में अगर जब आप जाओगे तो आपको पूरा फोकस एक ही सब्जेक्ट पे होता है, तो उस टाइम पे आपको आपका माइंड एकदम शांत रखना है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलती की थी कि एमसीक्यूज ढूंढने के टाइम पे मैं इतना पैनिक हो गया था कि ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, और उसके वजह से क्या हुआ, आंसर सामने होते हुए भी नहीं दिखा, कहीं कहीं पे तो अंडरलाइन ही नहीं था। तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर आप अभी देख रहे हो एग्जाम को 62-63 डेज बाकी है, तो अभी आप ये देख रहे हो ना, तो आपको सीरियसली बहुत फायदा होगा। एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप योर माइंड कूल। आपको 1 घंटा एक केस स्टडी के लिए मिलेगा, तो 1 घंटा नहीं 45 मिनट्स फोकस करो। 45 मिनट्स में आपको खत्म करना ही है, वो बाद में हो जाता है सेट ऑफ। यहाँ पे 45 में करोगे तो कोई एक केस स्टडी बड़ी होगी, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको माइंड कूल रखना है आपका। अगर माइंड कूल रखोगे तो आरएम इज वेरी इजी पेपर इफ यू कीप योर माइंड कूल एंड बी फुल्ली अटेंटिव फॉर द बुक, इन द बुक। तो बुक भी एक बार देख लो, एक बार मैंने बताया है, ज़्यादा टाइम होगा, आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो 2-3 बार भी गो थ्रू कर सकते हो, उससे आपका ही फायदा होने वाला है। तो आरएम के लिए बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने मिस किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए भी आपको बता सकता हूँ अगर कुछ पॉइंट मिस हो रहा है तो थैंक यू सो मच। फोकस ऑन बोथ द ग्रुप्स एंड अच्छे से पढ़ाई करी रहे होंगे आप, आई एम वेरी श्योर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं आगे अगले वीडियोस भी डालते रहूँगा। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।